जय हिंद साथियों। 13 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स का पहला एमसीक्यू आपके सामने है। आपको बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम लॉन्च्ड फॉर जॉबलेस यूथ इन शिवामोगा कर्नाटका। तो कर्नाटका में जो स्कीम लॉन्च की गई है जॉबलेस यूथ के लिए, आपको उसका नाम बताना है। ठीक है, जॉबलेस यूथ के लिए जो भी स्कीम लॉन्च की गई है कर्नाटका में, उसको आपको नाम बताना है, उस स्कीम का क्या नाम है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है युवा शक्ति स्कीम, सेकेंड ऑप्शन है कौशल्या योजना, थर्ड ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और लास्ट ऑप्शन है युवा निधि स्कीम। ठीक है, इन चारों में से किस स्कीम को कर्नाटका ने जॉबलेस यूथ के लिए जो है बेरोजगार युवाओं के लिए जो है कर्नाटका ने ये स्कीम लॉन्च की है, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, युवा निधि स्कीम। ठीक है, तो कर्नाटका ने लॉन्च की है युवा निधि स्कीम, जो है बेरोजगार युवाओं के लिए, जॉबलेस यूथ के लिए। उनको इसके अंतर्गत क्या होगा, तो उनको इसके अंतर्गत जो है 3,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ टू डिग्री होल्डर्स एंड 1,500 टू डिप्लोमा होल्डर्स। ठीक है, किसको किसको दिया जाएगा, तो डिग्री होल्डर्स को 3,000 दिया जाएगा। ठीक है, डिग्री होल्डर्स को 3,000 दिया जाएगा, डिग्री होल्डर्स को 3,000, और डिप्लोमा होल्डर्स को इसका आधा 1,500 दिया जाएगा। किस स्कीम के अंदर, युवा निधि के अंदर। ठीक है, युवा निधि स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, तो कर्नाटका ने लॉन्च किया। ध्यान दीजिएगा, युवा निधि जो स्कीम है किसने लॉन्च किया है, तो कर्नाटका ने लॉन्च किया है। ठीक है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत डिग्री होल्डर्स को 3,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे और डिप्लोमा होल्डर्स को 1,500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। और उन लोगों को दिया जाएगा जो पिछले 6 महीनों में कोई भी एम्प्लॉयमेंट गेन करने में नाकाम हुए हैं, कोई भी एम्प्लॉयमेंट जिनको नहीं मिला है। ठीक है, एंड आर नॉट परस्यूइंग हायर स्टडीज़। ठीक है, जो हायर स्टडीज़ नहीं परस्यू कर रहे हैं और पिछले 6 महीनों में उनको कोई रोजगार नहीं मिला है, उन बेरोजगार युवाओं को युवा निधि स्कीम के अंतर्गत जो डिग्री धारक हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, उनको 3,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा, और जो डिप्लोमा धारक हैं उनको 1,500 रुपये पर मंथ ये दिया जाएगा युवा निधि स्कीम के अंतर्गत। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर डिड इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल टेक प्लेस रिसेंटली। ठीक है, तो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में हुआ है, आपको ये बताना है, या किस शहर में हुआ है, आपको ये बताना है। ठीक है, वेयर डिड इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल टेक प्लेस रिसेंटली। ठीक है, तो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया था, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है जयपुर राजस्थान, सेकंड ऑप्शन है बीकानेर राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है जैसलमेर राजस्थान, और लास्ट ऑप्शन है उदयपुर राजस्थान। ठीक है, तो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल जो हुआ है साथियों, वो ऑप्शन बी बीकानेर राजस्थान में हुआ है। ठीक, तो ये 3 दिवसीय इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल है, जो कि कहाँ पे हुआ था, तो बीकानेर राजस्थान में हुआ है। ठीक है, बीकानेर राजस्थान में हुआ है। कैसे याद रखेंगे, एक भी कैमल नहीं बिका। ठीक है, बिका से बीकानेर। ठीक है, याद रखिएगा, क्या नहीं बिका, तो कैमल नहीं बिका। ठीक है, कैमल नहीं बिका। ठीक है, कैमल नहीं बिका। कैमल से क्या है, कैमल से है इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल, और बिका से क्या है, बीकानेर राजस्थान में ये जो है फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, कंडक्ट किया गया था। ठीक है, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल जो है कहाँ पे हुआ है, बीकानेर राजस्थान में हुआ है। फिर से एक बार ट्रिक देख लेते हैं, कैमल कहाँ पे, कैमल का क्या हुआ, तो कैमल नहीं बिका। ठीक है, कैमल क्या हुआ, नहीं बिका। ठीक है, बिका से क्या है, बीकानेर, जहाँ पे ये इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और कैमल इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर इज गंगा सागर मेला हेल्ड एनुअली। ठीक है, तो गंगा सागर मेला का आयोजन कहाँ पे हर साल होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन सा मेला, गंगा सागर मेला। ठीक है, गंगा सागर मेला। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है वाराणसी उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है ऋषिकेश उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन है पुरी ओडिशा, और लास्ट ऑप्शन है सागर द्वीप वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो गंगा सागर मेला कहाँ पे हर साल आयोजित किया जाता है, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सागर द्वीप वेस्ट बंगाल। ठीक है, सागर द्वीप वेस्ट बंगाल में हर साल गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है वाराणसी या ऋषिकेश या पुरी से। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, ये सागर द्वीप वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, सागर द्वीप वेस्ट बंगाल में ये गंगा सागर मेला जो है हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, हर साल कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो हर साल जो है ये वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्या नाम होता है इसका, तो गंगा सागर मेला। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
विद विच कंट्री डिड यूक्रेन साइन एन अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी एग्रीमेंट इन कीव। ठीक है, यूक्रेन की कैपिटल है कीव। तो आपको बताना है कि यूक्रेन ने किस कंट्री के साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए एक जो है एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ यूक्रेन ने साइन किया है, आपको ये बताना है। ठीक है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट यूक्रेन ने किस कंट्री के साथ किया है, आपको ये बताना था। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, सेकेंड ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड ऑप्शन है रशिया और लास्ट ऑप्शन है जर्मनी। ठीक है, इन चारों में से किसके साथ यूक्रेन ने एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है कीव में। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट साहब वोलोदिमीर जेलेंस्की ने साइन किया है सिक्योरिटी अरेंजमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, किसके साथ, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के साथ। ठीक है, तो यूक्रेन ने यूनाइटेड किंगडम के साथ ये चीज़ साइन की है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, देखिए यूके इनके नाम में ही है ना, तो सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी यूके से ही करेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी यूके के ही साथ करेंगे, तो यूके के साथ जो है यूक्रेन ने सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, कहाँ पे ये हुआ है, तो ये कीव में हुआ है। ठीक है, लेकिन जो यूक्रेन की कैपिटल है वो है KIEV। ठीक है, KIEV, इसका हो सकता है प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो। ठीक है, काइव हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन, पर जो भी है, जो यूक्रेन ने सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है वो किसके साथ किया है, तो यूके के ही साथ किया है। ठीक है, यूक्रेन ने किसके साथ किया है, यूके के साथ किया है, यूनाइटेड किंगडम के साथ किया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर इज द न्यू कैंपस ऑफ IIT मद्रास सेट टू बी इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो IIT मद्रास का नया कैंपस कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास का जो नया कैंपस है वो किस जगह स्थित होगा, किस जगह बनाया जाएगा, किस जगह इस्टेब्लिश किया जाएगा, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कोलंबो श्रीलंका, सेकेंड ऑप्शन है गाले श्रीलंका, थर्ड ऑप्शन है कैंडी श्रीलंका और लास्ट ऑप्शन है जाफना श्रीलंका। ठीक है, तो IIT मद्रास कहाँ पे अपना नया कैंपस खोलेगा, किस जगह पे, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैंडी श्रीलंका में। ठीक है, कैंडी श्रीलंका में जो है IIT मद्रास अपना नया कैंपस खोलेगा। ध्यान दीजिएगा कहाँ पे, श्रीलंका, कैंडी में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, मैड हो गए जब कांड हुआ। ठीक है, मैड हो गए जब कांड किया गया। ठीक है, या कांड किया क्योंकि पागल हो गए थे, मैड हो गए थे, कैसे भी याद कर सकते हैं, बस दो कीवर्ड है यहाँ पे, मैड हो गए फिर कांड किया। ठीक है, कैट या ऐसे याद कर सकते हैं कि पागल हो गए, मैड हो गए क्योंकि कांड हो गया था। ठीक है, कांड, कांड से याद रखेंगे कैंडी। ठीक है, KAND। ठीक है, कांड से याद रखेंगे कैंडी, और मैड से क्या याद रखेंगे, मद्रास। ठीक है, तो IIT मद्रास ने अपना जो नया कैंपस खोला है वो कैंडी श्रीलंका में खोला है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कोलंबो से या जाफना से। ठीक है, कैंडी श्रीलंका में नया IIT मद्रास खोला जाएगा। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कौन सी IIT ने खोला है, हो सकता है आपके सामने IIT बॉम्बे ऑप्शन हो, IIT कानपुर हो, ठीक है, IIT गुवाहाटी हो, लेकिन आपको याद रखना है IIT मद्रास ने कहाँ पे खोला है, तो कांड में खोला है। कांड से क्या है, कांडी। ठीक है, कैंडी। ठीक है, कैंडी। ठीक है, कैंडी। ठीक है, तो श्रीलंका कैंडी में, कैंडी श्रीलंका में IIT मद्रास ने अपना नया कैंपस खोला है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ रॉकेट यूज्ड फॉर लॉन्चिंग जापानीज स्पाई सैटेलाइट। ठीक है, तो उस रॉकेट का क्या नाम है जिसको यूज़ किया गया था जापान की स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने में। ठीक है, जापान स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च करने में कौन सा रॉकेट यूज़ हुआ था, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है H1B रॉकेट, सेकेंड ऑप्शन है H3 रॉकेट, थर्ड ऑप्शन है H2A रॉकेट और लास्ट ऑप्शन है H4 रॉकेट। ठीक है, तो इसमें से कौन से रॉकेट को यूज़ किया गया था जापान की स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च करने में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, H2A रॉकेट। ठीक है, H2A रॉकेट जो है वो मित्सुबिशी हेवी का है और इन्होंने जापान की स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए ये रॉकेट का इस्तेमाल किया था। ठीक है, H2A रॉकेट। ठीक है, और ये किस कंपनी का है, तो ये मित्सुबिशी का है। ठीक है, मित्सुबिशी का ये रॉकेट है, मित्सुबिशी हेवी इलेक्ट्रिकल्स का ये रॉकेट है। कौन सा रॉकेट, H2A रॉकेट, जो कि कैरी किया था जापान की स्पाई सैटेलाइट को। ठीक है, जापान की स्पाई सैटेलाइट जो थी उसको कैरी किया था H2A रॉकेट ने, जो किसका था, जो मित्सुबिशी का ये रॉकेट था। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 150 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल्स। ठीक है, तो किस बॉलर ने 150 विकेट लेके एक इतिहास रचा है T20 इंटरनेशनल्स में। ठीक है, कौन वो ऐसे पहले बॉलर हो गए हैं जिन्होंने 150 विकेट हासिल किए हैं T20 इंटरनेशनल में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ट्रेंट बोल्ट, सेकेंड ऑप्शन है केन विलियमसन, थर्ड ऑप्शन है टिम साउदी और लास्ट ऑप्शन है रॉस टेलर। ठीक है, तो किसने 150 विकेट लेके T20 इंटरनेशनल में एक अभूतपूर्व कारनामा रच दिया है या एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टिम साउदी ने। ठीक है, टिम साउदी जो आते हैं वो न्यूजीलैंड से आते हैं और इन्होंने ये जो अचीव किया है, ये फीट जो अचीव की है वो पाकिस्तान के खिलाफ की है। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ की है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कितनी विकेट हासिल कर लिए हैं, तो इन्होंने 150 विकेट हासिल कर लिए। ठीक है, इसमें देखिए 3-4 डायमेंशंस बन रहे हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है बॉलर कौन है, तो बॉलर है टिम साउदी। ठीक है, टिम साउदी बॉलर है, किस देश से आते हैं, तो न्यूजीलैंड से आते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड से आते हैं। कितना विकेट लिया, ठीक है, यहाँ पे बॉलर हो गए, यहाँ पे बॉलर की नेशनैलिटी हो गई, कितना विकेट लिया है, तो 150 विकेट लिया है। ठीक है, 150 विकेट लिया है। और ये जो अचीवमेंट हुई है वो किस कंट्री के खिलाफ हुई है, किस मैच में हुई है, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में की गई है। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ ये मैच में 150 विकेट का कारनामा रचा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला डायमेंशन है कि कौन सा बॉलर है, तो टिम साउदी है। कौन से देश से आते हैं ये, तो न्यूजीलैंड से आते हैं। कितने विकेट लिए हैं, 150 विकेट लिए हैं। ठीक है, और किसके खिलाफ लिया है, पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ ये विकेट लेके 150 विकेट लेने वाले पहले ऐसे T20 इंटरनेशनल बॉलर बने हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच बैंक हैज कमिटेड सब्सटैंशियल 500 मिलियन लोन फॉर गुजरात मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, गुजरात की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम में कौन सा बैंक जो है 500 मिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, गुजरात की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में कौन सा बैंक जो है 500 मिलियन डॉलर लोन प्रोवाइड करेगा गुजरात को, आपको ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, सेकेंड ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, थर्ड ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक और लास्ट ऑप्शन है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इन चारों में से किस बैंक ने कमिट किया है कि वो 500 मिलियन डॉलर लोन देगा गुजरात के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने क्या बोला है कि जो है वो 500 मिलियन डॉलर का लोन देंगे गुजरात को, किस स्कीम के लिए, तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए। ठीक है, आपको ये याद रखना है पहले तो कहाँ पे ये आ रहा है, तो ये गुजरात में आ रहा है। कौन सी स्कीम में ये लोन आ रहा है, तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में ये लोन आ रहा है। कितने का लोन है, तो 500 मिलियन डॉलर का लोन है। कौन दे रहा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक दे रहा है। ठीक है, देखिए इसमें भी 4 डायमेंशन बन गए इस क्वेश्चन में ही। ठीक है, 4 डायमेंशन इस क्वेश्चन में भी बन गई है, डी है। ठीक है, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बीजिंग से। ठीक है, कई लोग को लगता है कि ये जो है अगर चाइना में है तो चाइना के बीजिंग में ही होगा, पर इसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई में है। ठीक है, तो शंघाई के नए डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि वो 500 मिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड करेंगे, किसको, गुजरात को। किस चीज़ के लिए, तो गुजरात मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम के अंतर्गत। और ये कब डिसाइड हुआ, तो अभी आपको पता होगा वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा था, उसमें ये घोषणा की गई थी। ठीक है, कौन देगा ये 500 मिलियन डॉलर्स का लोन, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक देगा। ठीक है, यहाँ कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर्म हुआ था वो 2014 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, 2014 में ये फॉर्म किया गया था। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर्स है शंघाई चाइना में। ठीक है, शंघाई चाइना में हम लोग ने देख लिया है। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स कौन से रहे हैं, तो ब्रिक्स का ये बैंक है। ब्रिक्स फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं इसके, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, पर्पस क्या था इसका, तो फाइनेंस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इन मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो वहाँ पे जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये बैंक फाइनेंस करता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सड़क बन जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, तो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, इसीलिए 500 मिलियन डॉलर्स का लोन जो है गुजरात की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को ये दिया जा रहा है। ठीक है, इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो इंडियन थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। KV कामत साहब 2015 से 2020 तक इसके प्रेसिडेंट रहे थे न्यू डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है, और करेंट प्रेसिडेंट कौन है, करेंट प्रेसिडेंट है डिल्मा रूसेफ। ठीक है, डिल्मा रूसेफ जो है ब्राज़ील से आती है। ठीक है, डिल्मा रूसेफ जो है ब्राज़ील से आते हैं
और ये करंट प्रेसिडेंट है, ठीक है। और इनॉग्रल प्रेसिडेंट हमारे इंडियन थे के.वी. कामत साहब, जिन्होंने प्रेसिडेंटशिप हासिल की थी 2015 से 2020 तक, ठीक है। तो वो प्रेसिडेंट रहे हैं 2015 से 2020 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने स्टैटिक पार्ट देख लिया और ये हम लोग ने करंट पार्ट देख लिया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितना लोन किसको कहाँ पे प्रोवाइड किया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर डिड जॉइंट एक्सरसाइज सहयोग काइजिन टेक प्लेस, ठीक है। सहयोग काइजिन जो एक एक्सरसाइज है वो कहाँ पे हुई है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है टोक्यो बे जापान में हुई है, सेकंड ऑप्शन है चेन्नई इंडिया में हुई है, थर्ड ऑप्शन है योकोहामा जापान में हुई है, और लास्ट ऑप्शन है मुंबई इंडिया में हुई है, ठीक है। कौन सा एक्सरसाइज, सहयोग काइजिन, ठीक है, सहयोग काइजिन, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई इंडिया में, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और जापान के बीच होती है, ठीक है। इंडिया और जापान के बीच होती है, ठीक है। याद रखिएगा किसके बीच होती है, इंडिया और जापान के बीच होती है, ठीक है। इंडिया और जापान के बीच होती है। और ये अभी कहाँ हुई है इस बार, तो इस बार ये हुई है चेन्नई में, ठीक है। इस बार कहाँ हुई है, तो चेन्नई में हुई है ये, ठीक है। इस बार कहाँ हुई है, चेन्नई में हुई है, ध्यान दीजिएगा। सहयोग काइजिन, ठीक है, सहयोग काइजिन, ठीक है। सहयोग काइजिन कहाँ हुई है, तो चेन्नई में हुई है, ठीक है। सहयोग काइजिन कहाँ हुई है, तो काइजिन चेन्नई में हुई है। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा है कि आप याद कर सकते हैं, तो याद रखिएगा सहयोग कच्छ, ठीक है, सहयोग कच्छ, ठीक है। ये ऐसे याद रख सकते हैं, सहयोग कच्चे हैं, ठीक है, सहयोग कच्चे हैं, ठीक है। कच्चे सहयोग से याद रखेंगे सहयोग काइजिन, और कच्चे से याद रखेंगे के ए से काइजिन और सी एच ई से चेन्नई, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आपके याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। सहयोग कच्चे हैं, याद रखिएगा सहयोग कच्चे हैं। सहयोग से क्या है, सहयोग वाला जो ये सहयोग है ये है, ठीक है, ये है। और के से क्या है, काइजिन पूरा, के से पूरा काइजिन, और सी एच ई से चेन्नई, ठीक है। तो ये देखिए सहयोग कच्चे हैं, सी के ए सी एच ई, ठीक। तो के ए से काइजिन और सी एच ई से चेन्नई, ठीक है साथियों। और ये किसके किसके बीच होता है, तो ये जापान के बीच होता है, ठीक है। ये और बढ़ा सकते हैं इसको थोड़ा सा, सहयोग कच्चे हैं क्योंकि पान खाते हैं, ठीक है, पान खाते हैं इसलिए सहयोग कच्चे हैं, ठीक है। पान से याद रखेंगे, जापान की ये एक्सरसाइज है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू एनेबल डायरेक्ट रेमिटेंसेज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, ठीक है। इंडिया और सिंगापुर के बीच डायरेक्ट रेमिटेंस वाली फैसिलिटी का नाम आपको बताना है, ठीक है। इंडिया और सिंगापुर के बीच एक फैसिलिटी डेवलप की गई है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, आपको ये बताना है कि उस फैसिलिटी का नाम क्या है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यूपीआई ग्लोबल, सेकंड ऑप्शन है यूपीआई स्विफ्ट, थर्ड ऑप्शन है यूपीआई पे नाउ, और लास्ट ऑप्शन है एनपीसीआई सिंग रेमिट, ठीक है। तो इन चारों में से उस डायरेक्ट रेमिटेंस फैसिलिटी का क्या नाम है जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच स्टैब्लिश की गई है, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूपीआई पे नाउ लिंकेज, ठीक है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है यूपीआई पे नाउ लिंकेज, जिससे क्या होगा, इंडिया और सिंगापुर के बीच जो है पैसे का आदान प्रदान आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट पैसे का आदान प्रदान हो जाएगा इंडिया और सिंगापुर के बीच इसकी मदद से, यूपीआई पे नाउ लिंकेज की मदद से, ठीक है। अगर आप पे नाउ कर देंगे तो लोग गाना ही गाएंगे, ठीक है। अगर आप कोई पे नाउ कर देगा मतलब पे नाउ मतलब तुरंत पे कर देगा कोई, तो आप गाना गाएंगे, सिंग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सिंग करेंगे, अच्छा वो पैसे आ गए हमारे, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पे नाउ जो है, अगर आपको अगर आप किसी को पे नाउ करेंगे मतलब नाउ पे करेंगे, तुरंत ही पे करेंगे, तो क्या होगा, तो लोग सिंग करेंगे, ठीक है। तो ये जो फैसिलिटी है ये इंडिया और सिंगापुर के बीच है, सिंग से याद रखेंगे, सिंगापुर के बीच ये फैसिलिटी है, ठीक है। कौन सी फैसिलिटी, पे नाउ वाली, पे नाउ करेंगे तभी तो जो है लोग सिंग करेंगे, या अगर आपको कोई तुरंत पे नाउ कर देगा तो ही आप सिंग करेंगे, गाना गाएंगे, ठीक है। तो ये यूपीआई पे नाउ लिंकेज जो है ये फैसिलिटी डेवलप की गई है जिसमें डायरेक्ट रेमिटेंसेज अवेलेबिलिटी है, और ये किसके किसके बीच है, तो ये इंडिया और सिंगापुर के बीच की गई है, ठीक है। इंडिया और सिंगापुर के बीच की गई है, नाम याद रखिएगा यूपीआई पे नाउ लिंकेज, किसके किसके बीच है, इंडिया और सिंगापुर के बीच है, ठीक है। एक बार फिर से ट्रिक देख लेते हैं, अगर कोई पे नाउ कर देगा, तुरंत पे नाउ कर देगा आपको, तो आप सिंग करेंगे। तो पे नाउ से क्या है, पे नाउ से फैसिलिटी का नाम है जो कि एनेबल करेगा डायरेक्ट रेमिटेंस बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। और किसके किसके बीच हुई है ये, तो सिंग के बीच हुई है, सिंग से क्या करेंगे, सिंग से गाना गाएंगे, और सिंग से ही सिंगापुर, ठीक है। गाना गाएंगे मतलब सिंग करेंगे, तो सिंग से सिंगापुर, ठीक है साथियों। आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करेंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट हैज़ इंडियन आर्मी डिक्लेयर 2024 एज। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने 2024 को कैसे मनाने की घोषणा की है, आपको ये बताना है। ठीक है, इंडियन आर्मी ने 2024 को कैसे सेलिब्रेट करने की या कैसे कॉमोमरेट करने की घोषणा की है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है ईयर ऑफ इनोवेशन, सेकेंड ऑप्शन है ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, सेकेंड है ऑप्शन ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, थर्ड ऑप्शन है ईयर ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और लास्ट ऑप्शन है ईयर ऑफ ऑपरेशनल एक्सीलेंस। ठीक है, इन चारों में से इंडियन आर्मी ने 2024 को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है, आपको ये बताना था। और आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने क्या किया है, डिक्लेयर किया है 2024 को एज ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, किसने, इंडियन आर्मी ने। ठीक है, हो सकता है आपसे उल्टा पूछ ले कि ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन किसने डिक्लेयर किया है, फिर आपके सामने ऑप्शंस हो जाए इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोई और, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो आपके सामने ये ऑप्शन हो सकते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही डायमेंशन से आपको देखना है कि 2024 को क्या डिक्लेयर किया गया है, तो ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, और किसने डिक्लेयर किया है, तो आर्मी ने ये किया है, इंडियन आर्मी ने ये किया है। ठीक है, आर्म फोर्सेस की जो ब्रांच है इंडियन आर्मी, उसने किया है, ना कि इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन कोस्ट गार्ड एक्सेट्रा ने। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन और बाय इंडियन आर्मी। ठीक है, और कौन सा ईयर है ये भी देख लीजिएगा, 2024। हो सकता है जल्दी जल्दी में आप ये ना पढ़ें कि 2024 को डिक्लेयर किया गया है और आपके सामने यही क्वेश्चन आ जाए कि किस ईयर को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन से डिक्लेयर किया गया है, तो आपके सामने ऑप्शन है 2024, 2025, 2026, और आप जल्दी जल्दी में 2025 लगा के चले आए और आपकी सारी मेहनत विफल हो जाए। ठीक है, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही ध्यान से आपको मेहनत करनी है। ठीक है, एक सटीक डायरेक्शन में मेहनत करनी है ताकि सटीक तरीके से आपको सफलता हासिल हो। ठीक है, कुछ भी जल्दीबाजी में नहीं करना है। ठीक है, टाइम आपको देना ही है पढ़ाई में, तो अच्छे से इत्मीनान से दीजिए, ना कि जल्दीबाजी में आप आधी चीज़ें पढ़ें आधी चीज़ें ना पढ़ें, फिर वहाँ एग्जाम में जाके आपको ये हर्जाना भुगतना पड़े। ठीक है, ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच टू माउंटेन पीक्स डिड सविता कांसवाल कॉन्कर विद इन एन एस्टॉनिशिंग स्पैन ऑफ 16 डेज। ठीक है, तो सविता कांसवाल ने कौन सी दो चोटियों को, माउंटेन पीक्स की चढ़ाई की थी 16 दिन के अंतर्गत में। ठीक है, 16 दिन के अंदर अंदर सविता कांसवाल ने किन दो माउंटेन पीक्स को, किन दो हिमालय चोटियों को जो है कॉन्कर किया था, चढ़ाई की थी उन पे 16 दिन के अंतर्गत। ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे ये सविता कांसवाल क्यों न्यूज़ में थी। ठीक है, तो पहले आपको ये बताना है सविता कांसवाल जो है किन दो माउंटेन पीक्स को कॉन्कर की थी, किन दो माउंटेन पीक्स की चढ़ाई की थी 16 दिन के अंतर्गत। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है माउंट केटू और माउंट लोत्से, सेकंड ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट एंड माउंट कंचनजंगा, थर्ड ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट एंड माउंट मकालू, और लास्ट ऑप्शन है माउंट अन्नपूर्णा एंड माउंट धौलागिरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू। ठीक है, तो ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया है, पॉस्ट्यूमसली कन्फर किया है, पॉस्ट्यूमसली मतलब मरणोपरांत। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई है सविता कांसवाल जी की। ठीक है, अभी 2021 में ही हुई थी ये। ठीक है, मतलब मृत्यु 2021 में हुई है। उसी के बाद पॉस्ट्यूमसली जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू महोदया ने टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो दिया है वो सविता कांसवाल जी को दिया है। ठीक है, टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड किसको दिया गया है, सविता कांसवाल को दिया गया है। ठीक है, तो सविता कांसवाल को क्यों दिया गया है, क्योंकि उन्होंने इतिहास रचा था, पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने 16 दिन के अंदर अंदर क्या किया था, माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई कर ली थी और माउंट मकालू की भी चढ़ाई कर ली थी। ठीक है, तो इन दो पर्वत चोटियों की चढ़ाई करके उन्होंने कीर्तिमान रचा था 16 दिन के अंदर, इसलिए इनको टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, क्या नाम है इनका, सविता कांसवाल। ठीक है, और ये कहाँ से आती हैं, ये उत्तराखंड से आती हैं। ठीक है, उत्तराखंड से आती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशंस बन रहे हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कि टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड किसको मिला है, टेंजिंग नॉर्गे अवार्ड किसको मिला है, टेंजिंग नॉर्वे अवार्ड किसको मिला है, तो सविता कांसवाल जी को मिला था। ठीक है, सविता कांसवाल जी को
ठीक है। सविता कांसवाल जी को ये अवार्ड मिला है। क्यों अवार्ड मिला है? क्योंकि इन्होंने 16 दिन के अंदर 2 माउंटेन पीक्स की चढ़ाई करी थी, 2 हिम चोटियों की चढ़ाई की थी। क्या क्या कौन कौन सी वो चोटियाँ थी? तो वो चोटियाँ थी माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू। कितने दिन के अंदर? तो 16 दिन के अंदर सविता कांसवाल जी ने इन दोनों हिम चोटियों की चढ़ाई कर ली थी। ठीक है, तो ये दो तीन डायमेंशन हो गए। टेंजिंग नोर्गे अवार्ड किसको मिला? सविता कांसवाल जी को मिला। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने 16 दिन के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट और माउंट मकाली की चढ़ाई कर ली थी। और ये कहाँ से आती हैं? ये उत्तराखंड से आती हैं। ठीक है, ये उत्तराखंड को बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना है तो मोस्ट प्रोबेबली यही पूछा जाएगा कि टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड किसको मिला था। ठीक है, और बहुत आपसे अगर बहुत डीप में पूछना है तो डेफिनेटली यही पूछेंगे कि उन्होंने कौन सी 2 माउंटेन पीक्स की चढ़ाई की थी 16 दिन के अंतर्गत। ठीक है, तब आपको याद रखना होगा कि माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू। ठीक है साथियों, आशा करते हैं सारे डायमेंशन यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन द MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स विच रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड। ठीक है, तो इंडिया की रैंक क्या रही है MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में। ठीक है, MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंडिया को कौन सा स्थान हासिल हुआ है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है पहला स्थान, फर्स्ट रैंक। सेकंड ऑप्शन है दूसरा स्थान, सेकंड रैंक। थर्ड ऑप्शन है तीसरा स्थान, थर्ड रैंक। और लास्ट ऑप्शन है फोर्थ रैंक या चौथा स्थान। ठीक है, तो इमर्जिंग मार्केट्स MSCI इमर्जिंग मार्केट में इंडिया को कौन सा स्थान हासिल हुआ था, आपको ये बताना था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड। ठीक है, किसको पिछाड़ा है? तो ताइवान को ये चीज़ पिछाड़ के इंडिया ने इमर्जिंग मार्केट्स में जो है सेकंड रैंक हासिल की है। ठीक है, पहले रैंक पे कौन है? ऑब्वियसली चाइना होगा। ठीक है, तो इंडिया ने सिक्योर किया है सेकंड रैंक इन MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स बाय सरपासिंग ताइवान। ठीक है, ताइवान को सरपास करके इंडिया सेकंड रैंक हासिल की है। ठीक है, फर्स्ट रैंक कौन सी है? फर्स्ट रैंक है चाइना। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टॉप 5 कंट्रीज देख लेते हैं। तो पहली कंट्री हम लोग ने देखा चाइना है, दूसरी हमारा प्यारा भारत इंडिया है। ठीक है, तीसरी ताइवान है, चौथी साउथ कोरिया है, और लास्ट में है ब्राज़ील। ठीक है, फिफ्थ में है, मतलब सॉरी ब्राज़ील। ठीक है, फिफ्थ में है ब्राज़ील। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों आप सोच रहे होंगे यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड किंगडम्स की क्यों नहीं बात हो रही है? क्योंकि यहाँ पे इमर्जिंग मार्केट्स की बात हो रही है। ठीक है, इमर्जिंग मार्केट्स कौन कौन से हैं? चाइना, इंडिया, ताइवान, साउथ कोरिया और ब्राज़ील। ठीक है, ठीक है, ये पांचों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चाइना, इंडिया, ताइवान और साउथ कोरिया, ब्राज़ील। ठीक है, साउथ कोरिया, ब्राज़ील। ठीक है साथियों, और ये इंडिया की रैंक क्या है? तो याद रखिएगा इंडिया की रैंक सेकंड है। किस में है? MSCI इमर्जिंग मार्केट में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु रिसीव्ड द अवार्ड फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी फॉर 2023 एट 12th एनुअल मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम क्रिएटिव स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, तो अल मखतूम राशिद अल मखतूम क्रिएटिव अवार्ड्स में किस हस्ती को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का अवार्ड दिया गया है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से नवाजा गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लायनल मेसी, सेकेंड ऑप्शन है जियानो इन्फेंटिनो, थर्ड ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और लास्ट ऑप्शन है नेमार जूनियर। ठीक है, इन चारों में से किसको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी फॉर 2023 का अवार्ड मिला है? कहाँ पे? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम क्रिएटिव स्पोर्ट्स अवार्ड्स में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गियानी इन्फेंटिनो को। ठीक है, तो जो गियानी इन्फेंटिनो हैं ये प्रेसिडेंट हैं किसके? फीफा के, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल के ये प्रेसिडेंट हैं जिनको अवार्ड फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी 2023 से नवाजा गया है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, आना तो नहीं चाहिए, फिर भी अगर आ जाता है तो हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का अवार्ड किसको मिला है? तो जियानी इन्फेंटिनो को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा मेसी में या रोनाल्डो में या नेमार जूनियर में या और कोई स्पोर्ट्स पर्सन में। ठीक है, ये जियानी इन्फेंटिनो को मिला है जो कि प्रेसिडेंट है फीफा के। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस्ड बाय नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज टू ट्रैक एंड मॉनिटर फिश डिजीजेज अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो आपको मोबाइल ऐप का नाम बताना है जो कि मॉनिटर करेगा फिश डिजीजेज अक्रॉस इंडिया। ठीक है, और इस ऐप को इंट्रोड्यूस किया है नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज ने। ठीक है, तो नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ताकि जो मॉनिटर कर सकेगा फिश में डिजीजेस। ठीक है, फिश में एक्वेटिक
एक्वेटिक एनिमल्स में कोई भी डिजीजेस होती हैं तो वो ट्रैक करके मॉनिटर करेगा। तो उसी ऐप का आपको नाम बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फिश हेल्थ ट्रैकर, सेकेंड ऑप्शन है एक्वेटिक डिजीज मॉनिटर, थर्ड ऑप्शन है रिपोर्ट फिश डिजीज, और लास्ट ऑप्शन है एक्वा हेल्थ वॉच, ठीक है, AHW, ठीक है। इन चारों में से ऐप का क्या नाम है? तो इन चारों में से जो ऐप का नाम है वो है रिपोर्ट फिश डिजीज, ठीक है, रिपोर्ट फिश डिजीज, ठीक है। किसने डेवलप किया है? तो नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज ने ये रिपोर्ट फिश डिजीज डेवलप किया है। ये क्या करेगा? ये ट्रैक और मॉनिटर करेगा फिश डिजीजेज अक्रॉस इंडिया, ठीक है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, रिपोर्ट फिश डिजीज, ठीक है। रिपोर्ट फिश डिजीज जो है ये ऐप का नाम है। किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीजेस ने ये इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है साथियों। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट फिश डिजीजेस नाम है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों यहाँ पे हम लोग फाइनेंस और बैंकिंग के रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो अगर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के एस्पिरेंट नहीं हैं तो यहाँ ये वीडियो ड्रॉप करके जा सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले सारे जो भी कंटेंट हैं, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी वो बैंकिंग एग्जाम और इंश्योरेंस एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी, जो हो सकता है आपके वनडे एग्जाम या आपकी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रेलिवेंट ना हो, या आप अगर SSC दे रहे हैं तो उसमें रेलिवेंट ना हो, तो आप ये वीडियो ड्रॉप करके जा सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज इंडियाज आउटवर्ड FDI इन दिसंबर 2023 एज पर RBI डेटा, ठीक है। तो इंडियंस ने कितना FDI भेजा है या इन्वेस्ट किया है, आउटवर्ड FDI किसी फॉरेन जुरिस्डिक्शन में इन्वेस्टमेंट किया है, आपको ये बताना है, ठीक है। व्हाट वाज इंडियाज आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन दिसंबर 2023 एज पर RBI डेटा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है $3.25 बिलियन, सेकेंड ऑप्शन है $2.25 बिलियन, थर्ड ऑप्शन है $6.12 बिलियन, और लास्ट ऑप्शन है $4.12 बिलियन, ठीक है। तो इंडिया ने आउटवर्ड FDI कितना रहा है इंडिया में, आपको ये बताना है, ठीक है। एक FDI होता है इनवर्ड FDI, जिसमें जो बाहर देश वाले होते हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, और इंडियंस ने बाहर कंट्रीज में कितना इन्वेस्ट किया है, इसको आउटवर्ड FDI बोलते हैं, ठीक है। आउटवर्ड FDI बोलते हैं, ठीक है। FDI और FPI में आपको अंतर पता होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें 100 रुपये टोटल उसकी वैल्यूएशन है, ठीक है, ठीक है। और कोई XYZ है, इंडियन है ये, ठीक है। एक कोई इंडियन है XYZ, उन्होंने 10 रुपये इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है। 10 रुपये इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो ये कहलाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और ये 10% से ज़्यादा किया, 11 रुपये कर दिया, 12 रुपये कर दिया, 15 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये कर दिया, तब ये कहलाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कंपनी की जितनी भी वैल्यूएशन होती है उसका अगर 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है तो उसको FDI कहते हैं, और 10% से अगर कम रहता है तो उसको FPI कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि FDI जो है, आउटवर्ड FDI कितना रहा है, इंडिया ने कितना FDI इन्वेस्ट किया है बाहर दिसंबर 2023 में, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन B, $2.25 बिलियन, ठीक है। ऑप्शन B, $2.25 बिलियन, ठीक है। और इसी के इक्विवेलेंट दिसंबर 2022 में जो आउटवर्ड FDI था वो $4.12 बिलियन था, ठीक है। तो आपके लिए टेबल बना दी गई है ताकि आपको सहूलियत रहे, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि दिसंबर 2022 में कितना था, तो एटलीस्ट आपको एक मोटा मोटा डेटा याद रहे कि $4.12 बिलियन जो है आउटवर्ड FDI दिसंबर 2022 में था, और दिसंबर 2023 में आउटवर्ड FDI कितना था, तो $2.25 बिलियन, ठीक है। तो ये घट गया है, ठीक है, ये लगभग 2.5 से घट गया है, 2.5 से क्या, 2 बिलियन डॉलर से लगभग घट गया है, ठीक है। तो पहले $4 बिलियन था दिसंबर 2022 में, उसके बाद 2.5 बिलियन, $2.25 बिलियन हो गया है दिसंबर 2023 में, ठीक है। तो याद रखिएगा FDI जो है प्लमेट हो गया, प्लमेट मतलब गिर गया है, प्लमेट हो गया है, ठीक है। $2.25 बिलियन इन दिसंबर 2023, दिसंबर 2023 में $2.25 बिलियन जो है आउटवर्ड FDI हुआ है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च द ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट, ठीक है। तो आपको बताना है किस बैंक ने लॉन्च किया है ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट, ठीक है। ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट किसने लॉन्च किया है, किस बैंक ने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है HDFC बैंक, सेकेंड ऑप्शन है SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, और लास्ट ऑप्शन है ICICI बैंक, ठीक है। तो किस बैंक ने लॉन्च किया है ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट, ठीक है।
तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम है ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। ठीक है, ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किसने ये लॉन्च किया है, तो एसबीआई ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, एसबीआई ने लॉन्च किया है ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। ठीक है, एसबीआई ने लॉन्च किया है ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अपॉइंटमेंट बेस्ड है। तो आपको बताना है कौन अपॉइंट हुए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एक्सपीरियन इंडिया। ठीक है, तो एक्सपीरियन इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है मनीष कुमार, सेकंड ऑप्शन है राहुल गुप्ता, थर्ड ऑप्शन है मनीष जैन और लास्ट ऑप्शन है अनन्या सिंह। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर साहब जो हैं एक्सपीरियन इंडिया के, वो बने हैं ऑप्शन सी मनीष जैन साहब। ठीक है, तो मनीष जैन साहब जो हैं इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज कंट्रीज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एक्सपीरियन इंडिया। ठीक है, एक्सपीरियन इंडिया के मनीष जैन साहब जो हैं अपॉइंट हुए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी, डायरेक्ट सा इन्फॉर्मेशन था।